मैं अभय। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह वेंडी अस्पताल तक पहुंची थी। घटना 23 मार्च 1997 की है। वेंडी अस्पताल पहुंची और रॉबर्ट भी चाकू के घाव के कारण उसी अस्पताल में लाया गया। अस्पताल में पुलिस ने देखा कि रॉबर्ट के पास वही चाबी थी जिससे वेंडी के हाथ में लगी हथकड़ी खुल सकती थी। पुलिस ने वह चाबी, रॉबर्ट के कपड़े, वेंडी के कपड़े और अन्य संभावित सबूत जब्त कर लिए। रॉबर्ट को 24 मार्च को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद आरसीएमपी ने वेंडी और रॉबर्ट दोनों के बयान देने शुरू कर दिए। अब रॉबर्ट ने शुरुआत में अपने वकील की सलाह पर विस्तृत बयान देने से इनकार कर दिया। शायद वो उसके वकील ने कहा हो। और उसी 24 मार्च को जब पुलिस वारंट लेकर रॉबर्ट पिक्टन के टेरर पहुंची, तब उनका उद्देश्य केवल वेंडी लिन आइस्टेटर पर हुए कथित हमले से जुड़े सबूत ढूंढना था। वे यह जानना चाहते थे कि क्या वेंडी जो बोल रही है वो सच बोल रही है, क्या वहां संघर्ष के कुछ निशान मौजूद है, क्या घटना में इस्तेमाल हुआ हथियार वहां है। अधिकारियों ने ट्रेलर के अंदर प्रवेश करते ही पूरे क्षेत्र की तस्वीर ली, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ताकि किसी भी वस्तु को सबूत के तौर पर पेश किया जाए। लेकिन किसी भी वस्तु को छूने से पहले उसकी स्थिति दर्ज की, वो कहाँ रखी है, किस हालत में है। सभी अधिकारियों ने दस्ताने और सुरक्षात्मक उपकरण पहने ताकि कोई भी सबूत दूषित ना हो। तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से एक हथकड़ी, जो वेंडी के बयान से मेल खाती थी, वो मिली। 22 कैलिबर का रिवॉल्वर मिला जिससे संघर्ष के दौरान गोली चली थी। उसके बाद खून के धब्बे, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए इकट्ठा किया गया। ट्रेलर के अंदर संघर्ष के संकेत भी मिले, जैसे सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। इसका मतलब है कि वेंडी के बयान से सब मेल खा रहा था। ऐसे भौतिक वस्तुएं भी जब्त कर ली गई। हालांकि पुलिस ने उस समय सुअरों के बाड़ों, खेतों और फार्म के अन्य हिस्सों की गहन फॉरेंसिक जांच नहीं की। मानव अवशेष या किसी सीरियल हत्या से जुड़े सबूत खोजने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उस समय पूरी जांच केवल वेंडी पर हुए हमले तक सीमित थी। रॉबर्ट के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद 1 अप्रैल 1997 को आरसीएमपी ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि वेंडी द्वारा दिए गए चाकू के घावों के कारण रॉबर्ट गंभीर रूप से घायल था, इसलिए वह भी 28 मार्च 1997 तक तो अस्पताल में भर्ती रहा। इसलिए 1 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद 1 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल 1997 को उसे जमानत की सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 2000 कैनेडियन डॉलर लेके उस बॉन्ड पे उसको जमानत दे दी। जमानत के शर्तें वही थी कि वो वेंडी से किसी भी प्रकार का संपर्क ना करे, उसे मिलने की कोशिश ना करे, और कुछ प्रतिबंध शामिल थे। घटना के बाद वेंडी गहरे सदमे में थी। वो पहले से नशे की लत से तो जूझ रही थी, बट कुछ समय के बाद उसने पुलिस और क्राउन प्रोसिक्यूटर दोनों के साथ सहयोग करना बंद कर दिया। रिकॉर्ड के अनुसार उसने स्पष्ट रूप से पुलिस और क्राउन दोनों के साथ सहयोग
करने से इनकार कर दिया, जिससे सरकारी वकील के लिए मुकदमा चलाना बेहद कठिन हो गया। अब वो जो गवाह थी वही इनकार कर रही है तो मुश्किल तो होगा ही। अब ये कहना तो सही नहीं होगा कि वो शायद डर गई हो या कुछ और। अब मुकदमे की तारीख थी 2 से 6 फरवरी के बीच थी, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही 26 या 27 जनवरी को क्राउन काउंसिल ने सभी आरोपों पर स्टे ऑफ प्रोसीडिंग कर दिया, यानी अभियोजन रोक दिया गया, क्योंकि दोष सिद्धि की पर्याप्त संभावना नहीं मानी गई। यही एक भूल बोलिए या फैसला था जिसे बाद में रॉबर्ट पिक्टन मामले की सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी माना गया, क्योंकि 2002 में उसकी गिरफ्तारी तक कई और महिलाएं लापता हो चुकी थी उस दरमियान। अब जानते हैं कि 1998 से लेके 2002 के बीच में जो घटनाएं घटी थी उसका जो संबंध रॉबर्ट पिक्टन से था, वो क्या क्या घटनाएं थी। 98 में तो वेंडी का केस था। जुलाई 1999 यह पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। रॉस कैल्डवेल नाम के व्यक्ति ने आरसीएम से संपर्क किया। उसने बताया कि उसका रॉबर्ट पिक्टन और उसके फार्म पर आने जाने वाले लोगों से परिचय था, वो जानता था कौन आते थे कौन नहीं आते थे। वो उसका दावा था कि रॉबर्ट डाउनटाउन ईस्ट साइड, जो हमने पहले एपिसोड में देखा था, से महिलाओं को अपने फार्म पर लाता था। फार्म पर संदिग्ध गतिविधियां होती थी। उसने यह भी बताया कि रॉबर्ट के साथ रहने वाली एक लेडी थी, उसका नाम था लिन एलिंगसन, ने उसे एक बेहद डरावनी घटना बताई थी। कैल्डवेल के अनुसार लिन ने उससे कहा था कि उसने फार्म के खलिदान में एक महिला का शव देखा था और रॉबर्ट उस शव की खाल उधेड़ रहा था। लेकिन ध्यान दे, यह केवल कैल्डवेल का दावा था कि लिन ने उससे ऐसा कहा था। अब लिन ने बाद में पुलिस के सामने ये इस कहानी से साफ इनकार कर दिया, शायद वो डर के मारे या जो भी हो, इसलिए उसने अदालत में सिद्ध तथ्य नहीं माना गया। अब कैल्डवेल ने पुलिस को यह भी बताया कि रॉबर्ट ने उससे कहा था कि देखो, यदि कभी किसी शव को, किसी बॉडी को गायब करना हो ना, तो वो मैं बिना कोई निशान या कोई सबूत छोड़े ऐसा कर सकता हूं, ये रॉबर्ट ने कहा था। मीन्स वो कितना कॉन्फिडेंस था। ट्रेलर में उसने बताया कि ट्रेलर में हथकड़ियां और हथियार भी मौजूद थे। फार्म पर अवैध गतिविधियां होती थी, जैसे अवैध शराब और जो कॉक फाइटिंग, ये सब उस फार्म में चलता था। अब 19 जुलाई और 26 जुलाई को पुलिस ने कैल्डवेल से लंबी पूछताछ की, 2 बार बुलाया उसको। इसके बाद पुलिस ने लिन एलिंगसन का भी इंटरव्यू लिया। लिन ने पुलिस के सामने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और उसने कैल्डवेल को ऐसी कोई कहानी नहीं बताई। अब पुलिस ने उस समय लिन की बात पर अधिक भरोसा किया। पुलिस को शायद वो बात जो लिन बोल रही थी वो सही लगी और कैल्डवेल की जानकारी को पर्याप्त सबूत नहीं माना। इसी कारण उस समय रॉबर्ट के फार्म की तलाशी का वारंट नहीं लिया गया। बाद में जांच आयोग ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि 1919 में मिली जानकारी अगर कहीं अधिक गंभीरता से ली जाती और ली जानी चाहिए थी
कहा उन्होंने। अब यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि 2002 में फार्म की तलाशी के दौरान वास्तव में कई महिलाओं के अवशेष और डीएनए मिले थे। हालांकि 1999 में पुलिस के पास केवल मुखबिरों की जानकारी थी, प्रत्यक्ष फॉरेंसिक सबूत नहीं थे, इसलिए शायद उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की होगी। जनवरी 2000 में आरसीएमपी के 2 अधिकारियों ने रॉबर्ट पिक्टन का औपचारिक इंटरव्यू लिया था। उसको बुला के पूछा कि वैसे क्यों पूछा, क्योंकि पुलिस के पास कई मुखबिरों की जानकारी आ चुकी थी कि वह महिला को अपने फार्म पे लेकर जाता है और वहाँ संदिग्ध गतिविधियाँ होती है वगैरह वगैरह। तो इंटरव्यू के दौरान रॉबर्ट ने माना कि उसके पास हथकड़ियाँ थी। उसने ये बात कबूल की। उसने पॉलीग्राफ लाइव डिटेक्टर टेस्ट देने से इनकार कर दिया। वो बोल रहा था कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। जब उससे पूछा गया कि यदि उसके फार्म पर किसी महिला का डीएनए मिल जाए तो क्या होगा, तो उसने थोड़ा गोलमोल जवाब दिया, लेकिन उसने बड़े आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से कहा कि अगर पुलिस चाहे तो मेरे फार्म की तलाशी ले सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने उस अवसर का प्रभावी उपयोग नहीं किया। बात की सार्वजनिक जांच मिसिंग वुमेन्स इंक्वायरी ने कहा कि यह इंटरव्यू ठीक से योजना बनाकर नहीं किया गया था। जो प्लानिंग होता है इंटरव्यू के पहले, सवाल जवाब, जो सवाल का क्या पूछना चाहिए क्या नहीं, वो ठीक से नहीं किया था उसका प्लानिंग। अधिकारियों के पास स्पष्ट पूछताछ रणनीति नहीं थी और कई महत्वपूर्ण जवाबों पर आगे कार्यवाही नहीं हुई। 2010 to 2012 की मिसिंग वुमन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने निष्कर्ष निकाला कि जनवरी 2000 तक पुलिस के पास इतनी जानकारी थी कि रॉबर्ट पिक्टर पर कहीं अधिक आक्रामक जांच की जा सकती थी। आयोग ने माना कि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, संसाधनों की कमी और जांच संबंधी गलतियों ने इस मामले को वर्षों तक भटका दिया। इसे जांच आयोग द्वारा एक बड़ी गलती माना गया। 2000 to 2001 डाउनटाउन इस साइट से महिलाएं लगातार लापता होती रही और रॉबर्ट अपने फार्म पर सामान्य जीवन जीता रहा। पुलिस के पास उसके खिलाफ बढ़ते संदेश तो थे, लेकिन हत्या का मुकदमा चलाने लायक प्रत्यक्ष कानूनी सबूत अभी भी नहीं थे। इस पूरे 4 वर्षों के दौरान रॉबर्ट खुला घूमता रहा। उसे किसी की पड़ी नहीं थी, आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था। बात की जांच आयोग ने माना कि 1997 से 2002 के बीच कई ऐसे अवसर थे जब उसके खिलाफ अधिक प्रभावी, अधिक कार्रवाई की जा सकती थी। अब 2002 आ गया। ये वो साल था जिसने पूरे कनाडा को झंझोड़ कर रख दिया। फरवरी 2002 पुलिस एक बार फिर सर्च वारंट लेकर रॉबर्ट पिक्टन के फार्म पहुंची। इस बार मामला एक अवैध हथियार का था। पुलिस के पास जानकारी थी कि रॉबर्ट के पास एक ऐसा हथियार या ऐसा रिवॉल्वर था जिसके लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं थे और कानून से भी परमिशन उसने नहीं ली थी, जिससे जो सीरियल नंबर होता है उससे भी छेड़छाड़ की गई थी। ये उसमें आरोप था।
अब तलाशी वारंट के आधार पर अधिकारियों ने फार्म और उसकी इमारतों की तलाशी शुरू की कहा है वो हथियार उस ढूंढने लगे। लेकिन इस बार उन्हें केवल हथियार ही नहीं मिले, तलाशी के दौरान पुलिस को महिलाओं के कपड़े, पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, उनके ज्वेलरी और अन्य व्यक्तिगत सामान भी मिले जो कई लापता महिलाओं से जुड़े थे। इन संदिग्ध वस्तुओं के मिलने के बाद जांच का पूरा स्वरूप ही बदल गया। पुलिस ने तुरंत पूरे फार्म को अपराध स्थल घोषित कर दिया और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया। इसके बाद सैकड़ों पुलिसकर्मी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट वो जांच के लिए उस केस में शामिल हुए। ये कई महीनों तक चलता रहा फॉरेंसिक जांच, और इस फार्म की बारीकी से जांच की गई। एक एक चीजें ढूंढते, उनका विश्लेषण करते गई। भारी मशीनों से जमीन में खुदाई की गई। मिट्टी, राख, हड्डियों के टुकड़ों और अन्य वस्तुओं की वैज्ञानिक जांच की गई। डीएनए परीक्षणों के माध्यम से कई लापता महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, सबूत मिले। यह जांच कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे महंगी फॉरेंसिक जांचों में से एक बन गई। इन्हीं साइंटिस्टों के जो सबूत मिले, उनके आधार पर पुलिस हत्या के मामले में आगे बढ़ सकी। अब पूरा विस्तृत डिटेल जांच के दौरान मानव अवशेष और डीएनए साक्ष्य मिले, जिनसे यह क्लियर हो गया कि फार्म का संबंध कई हत्याओं से था। इसी तलाशी के आधार पर 22 फरवरी 2002 को रॉबर्ट पिक्टन पर कई महिलाओं की हत्या के आरोप लगाए गए। ये बाद में आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 26 हत्याओं के आरोप दर्ज किए गए। पूरे कनाडा में सनसनी फैल गई। मीडिया, पुलिस, जो पीड़ित परिवार, जिनके लड़कियां, जिनके महिलाएं, जिनके घर से महिलाएं लापता हुई थी, सभी की निगाहें अब इस मामले पर थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यही वह व्यक्ति है जिसकी तलाश वर्षों से की जा रही थी? लेकिन पुलिस का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। चुनौती तो अभी आने वाली थी कि अब अदालत में हर आरोप को ठोस सबूतों के आधार पर साबित करना था। रॉबर्ट पिक्टन गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन क्या पुलिस उसके खिलाफ अदालत में मजबूत केस बना पाएगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि कनाडा के कानून में अपराधी से 3rd डिग्री या उसको मार के उससे बयान नहीं लिया जा सकता, और वो बयान कोर्ट वैध नहीं मानती है। इसलिए पुलिस भी मजबूर थी। जो रॉबर्ट बोलेगा वही उनको मानना पड़ता था या कोर्ट को मानना पड़ता था। लेकिन पुलिस ने भी एक ऐसा प्लान बनाया जैसा हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। अब वो प्लान क्या था? उस पर कितनी हत्याओं के आरोप और लगाए गए? वे ये हत्याएं क्यों करता था? क्या कारण था? आखिर उसे किन मामलों में दोषी ठहराया गया और रॉबर्ट का अंत कैसे और कब हुआ? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमारे अगले और आखिरी रोमांचक एपिसोड में। देखना ना भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।